मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और पावरफुल। आखिरकार क्यों किसी महिला को राष्ट्रपति बनने से झिझकता है अमेरिका? आज हम इसी बात पर ये वीडियो बना रहे हैं और अमेरिका की मानसिकता क्या है आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर 2016 की कहानी दोहराई गई है। जिस तरह से 2016 में हिलेरी क्लिंटन देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के खिताब से चूक गई थी, ठीक उसी तरह इस बार कमला हैरिस को भी निराशा हाथ लगी है। इसके साथ ही किसी महिला के व्हाइट हाउस पहुंचने का इंतजार और लंबा हो गया है। कुछ लोगों को लगता है कि औरतों को व्हाइट हाउस तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये मर्दों की दुनिया है, उसे वैसे ही रखा जाना चाहिए। मार्गरेट चेज स्मिथ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी नो प्लेस फॉर अ वुमेन में अमेरिकी राजनीति में महिलाओं की स्थिति पर खुलकर लिखा है। मार्गरेट 1940 में पहली बार चुनकर अमेरिकी संसद पहुंची थी। वह 33 सालों तक सांसद रही। उनके इस कार्यकाल में 6 राष्ट्रपति जीतकर व्हाइट हाउस पहुंचे। 3 युद्ध हुए, लेकिन इस बीच कोई महिला संसद नहीं पहुंच पाई। मार्गरेट अमेरिकी इतिहास की वह पहली महिला रही जिन्होंने किसी प्रमुख राजनीतिक दल की ओर से 1964 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पेश की थी। मार्गरेट और उनके बाद की महिलाओं के साहस की कहानियां बताने से पहले इतिहास में थोड़ा और पीछे जाने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में महिलाओं की एंट्री का जब जिक्र हुआ है तो विक्टोरिया वुडहल का नाम सबसे पहले लिया गया। वुडहल ने 1872 में राष्ट्रपति चुनाव में टाल ठोकी थी, लेकिन उस समय उनकी उम्र महज 34 साल थी। अमेरिकी संविधान के तहत 35 से कम उम्र का शख्स राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे में उनकी दावेदारी उम्मीदवारी में तब्दील नहीं हो पाई और किसी महिला के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का इंतजार थोड़ा और लंबा खींचा। लेकिन असल में महिलाओं के संघर्ष की यहाँ से शुरुआत ही नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई 1866 से। वह साल था जब एलिजाबेथ कैंडी स्टैंटन नाम की महिला ने निर्दलीय ही राष्ट्रपति चुनाव में टाल ठोक दी। बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने के साहस के बदले उन्हें मात्र 24 वोट मिले थे। ये वो दौर था जब फेमिनिज्म, नारीवाद या स्त्रीवाद जैसे शब्द गढ़े भी नहीं गए थे। यकीन मानिए, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाली इन महिलाओं की फेहरिस्त बहुत लंबी है। फिर चाहे वह 1884 में वेल्बा लॉकवुड हो, 1940 में ग्रेसी एलन, 1952 में मैरी कैनरी, 1968 में सर्लिन मिशेल, 1972 में लिंडा जेनिस, 1976 में मार्गरेट राइट, 1980 में मॉरिन स्मिथ, 1984 में सोनिया जॉनसन, 1988 में लेनोरा फुलानी, 1992 में हेलेन हाल यार्ड या फिर 2000 में मोनिका मूरहेड वगैरह वगैरह। जिस भी पार्टी से मौका मिला वह चुनावी मैदान में उतर गया। सपोर्ट नहीं मिलने पर निर्दलीय ही मुकाबले में छलांग लगा दी। पर किसी को 24 वोट मिले, किसी को 181 तो किसी को 324। ये महिलाएं प्राइमरी चुनाव से आगे भी नहीं बढ़ पाई। ऐसे समय में जब दुनिया भर के कई मुल्कों में महिला शासक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी, जिनमें कई मुस्लिम राष्ट्र भी थे, अमेरिकी पॉलिटिकल सिस्टम महिलाओं को सीरियस ही नहीं ले रहा था। यहाँ मैं विशेष रूप से शर्ली चिसहोम नाम की एक तेज तर्रार और कद्दावर महिला का जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया था। 1968 में जीतकर संसद पहुंचने वाली
वह पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। व्हाइट सुपरमेसी के दंभ में चूर इस मुल्क में 60 के दशक में अश्वेत महिला का सांसद बनना उस दौर की सबसे बड़ी घटना थी। शर्ली ने एक साथ कई इतिहास रचे थे। वह 1972 में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में उतरी, लेकिन प्राइमरी चुनाव में ही उनके सफर पर ब्रेक लगा दिया गया। अपने जज्बे की वजह से फाइटिंग शर्ली के तौर पर लोकप्रियता हासिल करने वाली शर्ली ने अपना राजनीतिक करियर खत्म होने के बाद कहा था कि उन्हें अश्वेत होने से ज्यादा महिला होने की सजा मिली। दशकों से सुपर पावर और ग्लोबल लीडर का तमगा लेकर धाक जमाए बैठे अमेरिका की हकीकत भी यही है कि यहाँ महिलाओं को कई बुनियादी अधिकार पुरुषों के मुकाबले बहुत बाद में मिले। 1776 में ब्रिटिश के चंगुल से आजाद हुए अमेरिका में पहला राष्ट्रपति चुनाव 1789 में हुआ, लेकिन आजादी के दशकों बाद महिलाओं को यहाँ वोट डालने का अधिकार मिला। पहले चुनाव में 131 साल बाद 1920 में महिलाओं को इस लायक समझा गया कि वो भी पुरुषों के समान वोट कर सके, लेकिन महिलाओं को ये मौलिक अधिकार सालों के दर्द, पीड़ा और उपेक्षा सहने के बाद मिला था। अश्वेत महिलाओं की स्थिति तो और बदतर थी। उन्हें 1920 तक भी यह अधिकार नहीं मिल पाया। पुरुषों की दुनिया में जो अधिकार जन्म से ही मिल गए, उन अधिकारों को हासिल करने के लिए महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। ये वक्त का तकाजा ही था कि फेमिनिज्म की क्रांति भी अमेरिकी धरती से ही शुरू हुई। इसकी नींव रखी थी सेनेका फॉल्स कन्वेंशन ने। 1848 में महिलाओं ने न्यूयॉर्क में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन का आयोजन किया। यह कन्वेंशन महिला अधिकार आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें बाद में अमेरिकी समाज में महिलाओं की सामाजिक नागरिक स्थिति और उनके अधिकारों पर बातचीत होनी शुरू हुई, जिससे आगे चलकर महिलाओं के लिए वोटिंग का रास्ता खुला। राइट टू वोट की मांग के साथ फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव का आगाज हुआ। महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, लेकिन सिर्फ वोट का अधिकार ही काफी नहीं था। ऐसे कई मसले थे जिन पर दुनिया भर का ध्यान खींचा गया और इसी से जन्म हुआ फेमिनिज्म की सेकेंड वेव का। नारीवाद की इस दूसरी लहर में अबॉर्शन राइट्स और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर जागरूकता लाने का काम शुरू हुआ। माई बॉडी माई चॉइस जैसे नारों के साथ महिलाओं ने दो टूक बता दिया था कि शरीर उनका है तो इससे जुड़े फैसले लेने का हक भी उनका है। इसी तरह थर्ड वेव में अफ्रीकी महिलाओं के हक और हुकूक की मुहिम चली, जबकि 21वीं सदी की फोर्थ वेव में रेप कल्चर से बॉडी शेमिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट और मीटू जैसे मूवमेंट भी सामने आए। ऐसे में कहना लाजमी होगा कि जिस अमेरिकी धरती से फेमिनिज्म दुनिया भर में फैला, वह अमेरिका एक राष्ट्र के तौर पर अपने अस्तित्व के 250 साल बाद भी एक अदद महिला राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस पहुंचाने से कतरा रहा है। समय समय पर ऐसे तमाम सर्वे हुए जिनसे पता चला कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक तरजीह दी जाती है। ऐसे में सर्च करते हुए गैलप का 1937 का वो सर्वे मिला, जिसमें अमेरिका के 64% लोगों ने माना था कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं राष्ट्रपति पद के ज्यादा काबिल नहीं है। कई लोगों ने राजनीति को पुरुषों की दुनिया बताया था और ऐसा बताने वालों में महिलाओं की संख्या अच्छी खासी थी। ऐसे में मुझे मार्गरेट याद आती हैं। इस दुनिया से उनकी रुखसती को 29 साल हो चुके हैं, लेकिन राजनीति में महिलाओं की स्थिति को लेकर उनका लिखा आज भी प्रासंगिक लगता है। आज भी हालात कमोबेश वैसे ही बने हुए हैं जैसे उस दौर में हुआ करते थे। आज भी व्हाइट हाउस किसी महिला राष्ट्रपति की मेजबानी की बाट जो रहा है और ये इतिहास कमबख्त लंबा होता जा रहा है। अमेरिका खुद को मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और पावरफुल बोलता है, लेकिन जब महिला राष्ट्रपति बनाने की बात आती है तो उसका मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और पावरफुल वाला अंदाज कहाँ चला जाता है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।